ये कहानी एक लड़की की जिंदगी पर है। इस कहानी में लिखे गए नाम और कैरेक्टर का हकीकी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं। लिहाजा गुजारिश है कि इसे किसी की जिंदगी के साथ ना जोड़ा और ना सोचा जाए। मासूम लड़की, बेलिबास मोहब्बत, किस्त 5। डॉक्टर्स के जाने के बाद दानियाल नर्स को देखने लगा, जो खुद बहुत हसीन थी। वो खुद से कहने लगा, क्या किस्मत है यार मेरी, माशाअल्लाह, हर तरफ हुस्न ही हुस्न मिल रहा है। जाते वक्त तक इससे दोस्ती तो कर ही लूंगा। फिर वो नर्स से मुखातिब हुआ, आईना है? नर्स, सॉरी, आईना क्यों? दानियाल, चेहरा देखना है कि कोई खराश तो नहीं आई। नर्स ने नहीं का जवाब दिया और ड्रिप उतारकर वहां मौजूद दूसरे मरीज के पास चली गई। दानियाल के अब्बू इत्तला मिलते ही अस्पताल पहुंचे और वो उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हुए। फिर उससे मिलने के बाद डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने उनको अपने बेटे की रिपोर्ट और हालत तफसील से बताते हुए कहा कि इस हादसे की वजह से उसके मसाने और पीनिस पर शदीद चोट आई है, जिसकी वजह से वो अब शादी करने के बिल्कुल काबिल नहीं रहा। ये खबर सुनकर उसके अब्बू के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने इसका हल जानना चाहा कि कोई हल। वो इस इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि नफ्स की रगें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, अब इसका कहीं कोई हल नहीं। 4 दिन बाद जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने लगे तो दानियाल को अंदाजा हुआ पेशाब की नाली अब तक नहीं हटाई गई। तब उसे अपनी रिपोर्ट की हकीकत का पता चल गया। वो वहीं अस्पताल में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। उसके माँ बाप ने उसे तसल्ली दी, लेकिन वो छोटे बच्चे की तरह रोता रहा। उसे अंदाजा हो गया था कि वो लुट चुका है, उसे किए की सजा मिल गई है। वो शर्मिंदगी की वजह से नजर तक ना उठा पा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक जिंदा लाश है। वो अभी के अभी मरना चाह रहा था, क्योंकि वो अब जानता था कि अब मरने से भी बदतर जिंदगी होने वाली है। उसके दिमाग में रीमा की आखिरी बात याद आ रही थी। वो जान गया कि उसको किए की सजा मिल गई है। रीमा 2 दिन तक दानियाल का नंबर मिलाती रही, लेकिन उसका नंबर बंद था। उसे अंदाजा हो गया कि दानियाल जैसे लड़के मतलब निकाल लेने के बाद नंबर चेंज कर लेते हैं। वो जल्द कुछ करना चाहती थी। पीरियड्स को अभी 7-8 दिन पड़े थे, लेकिन वो इतना इंतजार भी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी एक दोस्त नूर से बात करने का सोचा। वो जानती थी कि नूर एक ओपन माइंडेड लड़की है, जो स्मोकिंग, ड्रिंक के साथ साथ अक्सर डेट वगैरह पर भी जाती है। वो जरूर इसका हल बताएगी। रीमा ने नूर को कॉल की और बताया कि उसके एक कजिन ने उसके साथ क्या किया है, तो अब वो अपनी प्रेगनेंसी चेक करना चाहती है, तो क्या वो उसे स्ट्रिप लेकर दे सकती है। नूर पहले तो इस बात से काफी हैरान हुई कि वो ऐसे कैसे करवा सकती है, क्योंकि अव्वल तो वो ऐसी है नहीं, दूसरा स्टार्ट से असद का जिक्र करती थी, और नूर ये भी जानती थी कि असद फिलहाल बाहर है। खैर, उसने तफसील रीमा से मिलकर पूछने का सोचा और जवाब दिया कि वो खुद तो कभी स्ट्रिप लेने नहीं गई, बल्कि उमैर, अम्मी ले देता है। मुझे ले दो कल ही प्लीज, रीमा ने जल्दी से उसकी बात को टोकते हुए बोला। ओके ओके, मैं उमैर से कहती हूँ, फिर कल ही तुम्हारे पास लेती आऊंगी, फिर चेक कर लेना। नूर इस बात से हैरान थी। वैसे तो ये दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स थी, लेकिन रीमा इससे अक्सर इस बात से चिढ़ती कि वो कैसे उमैर से मिल लेती है अकेले में, बगैर शादी के। नूर ने जब उमैर से स्ट्रिप का कहा तो उसने वजह पूछी, तो नूर ने बता दिया कि इसकी जरूरत मेरी एक ऐसी दोस्त को है जो इससे भागती थी, आज मांग रही है। उमैर के दिल में एक ख्वाहिश सी पैदा होने लगी, लेकिन उसने फिलवक्त कोई सवाल न किया और कहने लगा, ठीक है, फिर मिलते हैं, 2 स्ट्रिप दे दूंगा। 2 क्यों? नूर ने पूछा। अब मिलने आओगी ऐसे तो नहीं जाओगी, वो हंसा। उमैर, बस कर दो, मैं थक जाती हूं, लेकिन आप नहीं। नूर ठहर के फिर बोली, करेंगे, फिलहाल कल इससे हो लूं, फिर देखते हैं। नूर स्ट्रिप लेकर रीमा के घर पहुंच गई। रीमा ने किरण को चाय बनाने का कहा। चाय देने के बाद किरण मम्मा के रूम में चली गई। नूर ने स्ट्रिप दी और स्ट्रिप के इस्तेमाल का तरीका बताया, और रीमा कुछ देर बाद वॉशरूम गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी। कुछ पल के बाद उसने स्ट्रिप को देखा, वहां एक सुर्ख लकीर थी। उसने एक फूला हुआ सांस निकाला और नूर के साथ रिलैक्स होकर लेट गई। शुक्र, बच गई, रीमा मुस्कुराते हुए बोली। नूर उसकी गाल पर हाथ लगा रही थी। उसकी गाल काफी नरमो मुलायम थी। उसका दिल कर रहा था कि उसे जोर से चूम ले। इतने में रीमा उठकर बैठ गई। नूर ने मूड में होते हुए पूछा, किस खुशनसीब ने चूस लिया इस खूबसूरत जिस्म को? वो उसके जिस्म पर नजर घुमा रही थी। रीमा ने एक आ भरी और खामोश हो गई। वो कुछ नहीं बताना चाहती थी। फिर एक झूठी कहानी बना दी कि एक दूर का कजन आया हुआ था, वो घर अकेली थी और उसने जबरदस्ती की। नूर मुस्कुराई और बोली,
ये कज़न भी अजीब होते हैं, मुफ्त में मज़े ले लेते हैं। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन दानियाल का नंबर अब तक बंद था। रीमा इस तजस्सुस में मिला लेती कि बंद क्यों है। बहुत दिनों के बाद अचानक असद ने कॉल की और कहा कि मेरी टिकट हो चुकी है, मैं 1 हफ्ते तक पाकिस्तान आ रहा हूं, तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। 6 माह की छुट्टी लेकर आ रहा हूं और वापस अपने साथ दुबई ले जाऊंगा। वो अचानक असद की इस कॉल से हैरान रह गई। उसने अब अपनी सिम बदल लेने का इरादा किया। वो नहीं चाहती थी कि दानियाल अब कभी उससे राब्ता करे। वो असद के वापस आने पर अब इतना खास खुश न थी, लेकिन उसे लगा शायद असद के सामने होने पर वो दानियाल और उस वाक़े को भूल सकेगी और शायद असद के साथ वैसे हो जाएगी जैसे पहले थी। असद के अब्बू ने असद के कहने पर रीमा के घर वालों से 3 माह की डेट दे दी। 2 दिन बाद रात के 2:30 बज रहे थे कि रीमा के घर पर दस्तक हुई। इत्तेफाक से रीमा के अब्बू पर घर थे। वो दरवाजे पर पहुंचे और पूछा, कौन? जवाब मिलने और आवाज पहचानने के बाद दरवाजा खोला तो सामने असद था। वो यूं अचानक असद को सामने देखकर हैरान रह गए। असद को सरप्राइज देने की भी आदत थी। उसने सबको 1 हफ्ते का कहा, जबकि उसकी फ्लाइट दूसरे दिन थी। वो वैसे तो रीमा से दूर रहता था और लड़कियों में लगा रहता, लेकिन उसे रीमा पर ट्रस्ट था और इस ट्रस्ट की वजह से उसे पसंद करता। उसे पता था कि वो कहीं भी मुंह मार ले, उसे इस जैसी लड़की नहीं मिलनी। असद के अबू और अम्मी से मिलने के बाद असद रीमा के रूम में गया। रूम में एक 0 वॉट बल्ब जल रहा था। असद ने रूम की लाइट ऑन की और एक प्लास्टिक चेयर लेकर रीमा के बेड के पास बैठ गया। रीमा पिंक कलर के नाइट ड्रेस में उल्टी सो रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसका खूबसूरत जिस्म देखकर असद का दिल उसे छूने का कर रहा था, लेकिन वो रीमा की आदत से वाकिफ था। वो अभी उसको जगाने का सोच ही रहा था कि किरण, जो असद के बैक साइड पर लेटी हुई थी, की आंख खुल गई। उसने जब रीमा के बेड के करीब किसी को देखा, चिल्ला उठी, भूत, चोर, चोर, पापा, मम्मा। असद अचानक डर गया और मुड़कर किरण को देखने लगा, जो अब आंखें बंद किए चिल्लाए जा रही थी। रीमा के पापा मम्मा उनके रूम के बाहर ही थे। आवाज सुनकर फौरन अंदर आ गए और बोले, क्या मुसीबत है? देख नहीं सकती कि कौन है? तुम्हारे असद भाई हैं। असद ने वापस मुड़कर देखा तो रीमा उठकर बैठी हुई थी और घूरकर असद को देख रही थी। तुम कब आए? वो जल्दी से बाल सेट करती बोली। किरण ने सलाम किया और बोली, सॉरी असद भाई, मैं डर गई थी। क्यों? मैं भूत जैसा लगता हूं? हैंडसम नहीं हूं? फिर वो रीमा की तरफ देखने लगा और बोला, नींद में प्यारी लग रही थी। फिर किरण से बोलने लगा कि तुम मुझसे डर गई और इसके खौफनाक खर्राटों से नहीं डरती। इसकी बात से सब हंसने लगे। रीमा शर्मिंदा होते हुए बोली, तुमने कब खर्राटे मेरे सुन लिए? असद प्यार से बोला, अक्सर ख्यालों में। फिर असद रीमा की आंखों में देखने लगा। असद काफी हैंडसम लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों असद उसके सामने था पर इसका दिल मुतमईन न था। शादी की तैयारी का सिलसिला अगले कुछ ही दिनों में शुरू हो गया। रीमा ने भी नंबर बदल लिया कि कहीं दानियाल अब राब्ता ना करे, और वैसे भी वो शादी के बाद असद के हमरा बाहर जाने वाली थी। रीमा की भाभी को भी काशिफ ने उनके साथ आने को कह दिया। दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतों और मुलाकातों के बाद वो कुछ वक्त अपनी शॉपिंग और कुछ वक्त रीमा के घर देता। वैसे भी असद लोगों का घर भी उनके घर से कुछ ही फासले पर था। एक बार वो सुबह सवेरे नाश्ता के इरादे से रीमा के घर आया और रीमा को खुद नाश्ते बनाने का कहा। इसमें कोई शक न था, रीमा के हाथ में टेस्ट था और वो असद की पसंद को वैसे ही जानती थी। वो नाश्ते में मसरूफ हो गई और असद बाहर हॉल में बैठ गया। किरण कमरों में झाड़ पूंछ करने के बाद सहन में झाड़ू लगाने लगी, जो उसका रोज का मामूल था। वो रोज की तरह झुककर झाड़ू दे रही थी। उसके गले में दुपट्टा ना था, और वैसे भी उनके घर कम ही मर्द रहते थे, तो काम करते वक्त वो दुपट्टा कम इस्तेमाल करती थी। असद की नज़र अचानक किरण की तरफ पड़ी। असद बागौर इसका जायजा लेने लगा। उसे आज किरण की जवानी का अंदाजा हुआ। अचानक किरण की नज़र असद पर पड़ी, जो उसे गौर से देख रहा था। पहले तो उसने ध्यान ना दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि दुपट्टा उसके गले में नहीं है, वो फौरन से अंदर गई और दुपट्टा से अपने सीने को ढांपा और दोबारा काम करने लगी। अब असद जानबूझकर उस पर नज़र जमाए हुए था। किरण किन आँखियों से बार बार देख रही थी कि असद उसे बागौर देख रहा है। उसे शर्म सी आ रही थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। वो काम खत्म करके अंदर जाने लगी तो असद ने आहिस्ता आवाज से कहा, पिंक कलर प्यारा है। किरण ने सुन लिया था। वो रूम में आई और बैठ गई। इसका जिस्म ठंडा पड़ गया। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो दोबारा असद के सामने नहीं जाना चाहती थी।
असद में एक लहर सी दौड़ गई थी। उसे अंदाजा ना था कि किरण की ऐसी जवानी का। नाश्ता करने के बाद वो वहीं चाय पीने और सबसे गपशप करने बैठ गया। वहां रीमा, रीमा की भाभी, फौजिया, किरण और रीमा की मम्मा थीं। बातों ही बातों में असद ने सबके सामने रीमा से कहा कि किरण माशाल्लाह से बड़ी हो गई है। मैंने आज इसे गौर से देखा। और किरण को देखने लगा। किरण शर्मिसार सी होने लगी। उसने असद को एक नज़र देखा, जो हाथ में कप लिए उसे अभी भी गौर से देख रहा था। जिस पर रीमा ने फखराना अंदाज में जवाब दिया, आखिर बहन किसकी है? असद किरण को देखने के बाद उसके इर्द गिर्द रहने लगा। उसने सोच लिया कि रीमा तो वैसे ही है पड़ी, क्यों ना वो किरण का भी मजा लेता जाए। अब वो बस मौके की तलाश में था। एक बार उसने देखा रीमा अपनी किसी कस्टमर का मेकअप करने में मसरूफ है। फिर उसने एक झलक किरण को देखा, जो अपने रूम में सो रही थी। उसने यही मौका अच्छा समझा। वो इस रूम में आहिस्ता से गया और किरण को देखने लगा। वो जैसे ही किरण के बेड के करीब आया, किरण जाग गई। उसे महसूस हो गया कोई उसके करीब है, लेकिन उसने डर के मारे आंखें न खोलीं। उसे अंदाजा हो गया था कि असद रूम में है। असद ने किरण के हाथों को देखा, जो जोर से मुट्ठी बंद किए हुए थी। उसे अंदाजा हो गया कि वो जाग रही है। फिर उठा और रूम से बाहर चला गया। वो नहीं चाहता था कि कोई आ जाए, लेकिन उसे अंदाजा हो चुका था कि किरण अब राजी है। उसे बस अब अकेले में मिलना है। असद के जाने के बाद किरण ने देखा उसका जिस्म भीग चुका हुआ था। उसको डर सा लगने लगा कि वो क्यों ना रोक सकी। वो उसकी बहन का होने वाला शौहर है और वो खुद उसे भाई समझती है। उसकी आंखों में अब आंसू आने लगे और वो तकिए में मुंह देकर रोने लगी। उसने अब सोच लिया कि वो अब हर वक्त रीमा या मम्मा के साथ रहेगी और असद ने अब अगर कुछ किया तो सबको बता देगी। एक दिन रीमा ने असद को कॉल की कि वो आज मम्मा के साथ मार्केट जा रही है। उसकी अब ये आदत थी कि हर बात असद से पूछ कर करने लगी। उसकी ये आदत दानियाल ने डाल दी थी। ये बात सुनकर असद खुश हुआ। कुछ वक्त के बाद वो रीमा के घर पहुंच गया। दरवाज़ा असद की बहन फौजिया ने खोला। उसने बताया कि रीमा नहीं है, तुम दूसरे रूम में बैठ जाओ। पानी वगैरह पीने के बाद उसने यहीं आराम करने का बहाना किया और फौजिया अपने रूम में चली गईं। असद कुछ पल के बाद उठा और किरण के रूम की तरफ बढ़ा। किरण बैठी अपने नोट्स बना रही थी। वो इसके रूम में गया। असद को ऐसे अपने रूम में देखकर वो उठने ही वाली थी कि असद ने फौरन से पकड़कर दीवार से लगा दिया। असद की बॉडी और ताकत के सामने वो कुछ न थी। वो हिल न पा रही थी। असद ने एक हाथ बढ़ाकर दरवाजे को लॉक किया। अब किरण बेड की चादर को जोर से थामे हुए थी। फिर बोली, ये गलत किया आपने। आप तो रीमा से प्यार करते हैं, फिर मेरे साथ ये सब। वो बेड की शीट में खुद को इकट्ठा करते हुए बोली। असद मुस्कुराने लगा और वो फिर बोली, असद, आप वाकई रीमा से प्यार करते हो? असद ने जब किरण के मुंह से सिर्फ असद सुना तो फिर से मुस्कुरा दिया और जवाब दिया, नहीं, बस फैमिली की वजह से कर रहा हूं। किरण बोली, क्या ये प्यार था हम दोनों में हुआ? असद ने सुनकर खामोश हो गया। वो किरण के करीब आया और आहिस्ता आवाज में बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो और यही प्यार है। फिर खुद रूम से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो रूम से बाहर निकला, सामने उसकी बहन फौजिया ठहरी हुई थी, जो गुस्से से लाल आंखें किए हुए उसे देख रही थी।